खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफी भट्टी साहब, मैं हूं सईद काजी। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी होंगे पहले सेगमेंट में भी और दूसरे सेगमेंट में जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान बार कौंसिल की, उसके चेयरमैन, और जनाब आबद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून और लीडर भी। इनसे बात करेंगे। मगर मैं पहले रन डाउन, हाई कोर्ट क्या साइफर केस में कोई रिलीफ देगी या नहीं देगी? अभी तोशा खाना केस लटका हुआ है, फिक्स ही नहीं हुआ। अभी मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें कहते हैं हमेशा के लिए जुदा, कभी हमेशा के लिए जुदा होती हैं, फिर हमेशा के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये क्या है, इस पर बात करेंगे। स्टेट बैंक नए नोट जारी करेगा, ये फैसला मौसर होगा? ब्लैक मनी पर कोई अटैक आएगा या फिर हमेशा की तरह उन्हें एक रिलीफ मिलेगा? निगरान हुकूमत जाते जाते बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा कर रही है। बड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा पाशा साहब। वेरी मच पाशा साहब, आपके वक्त के लिए पहला सवाल मैं ही किए देता हूँ। अब 10 साल जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये एक लॉन्ग सेंटेंस है, तो इसमें कोई इमीडिएट रिलीफ नज़र आता है? जिस तरह हमने देखा मियाँ साहब को तो ऐसे रिलीफ मिला माशाल्लाह, जिस तरह बारिश होती है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? जी काई साहब, देखिए तोशा खाना में सज़ा हुई थी 3 साल और कानूनी इस्तिलाह में हम उसको शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जो 10 साल की सज़ा है वो शॉर्ट सेंटेंस की तारीफ़ में नहीं आती और यकीनन इसके लिए उनको शायद वेट करना पड़े। अपील कानून के मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल होनी है और इसमें कोई कदर नहीं है कि वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पिटीशन साथ लगा दे, लेकिन उसके लिए शायद इतनी जल्दी उसकी हेयरिंग ना हो सके। और अगर वो इनके मुतालबे पे लगा दी जाए मुल्ज़मान के, तो फिर ये है कि हो सकता है कि वो फौरी तौर पे सज़ा मुअत्तल ना हो सके और ये या तो वो वापस लेनी पड़े या फिर किसी मुनासिब मौके के लिए उनको इंतज़ार में रखा जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबद ज़ुबैरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं? सर, मैंने हाई कोर्ट बीट की 30 साल हो गए। कोई और प्राइम मिनिस्टर का केस इतनी तेज़ी में रात 12 बजे तक, जहां प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट को उनका वकील बना दिया जाए, वकला का ना सुना जाए, ऐसी कोई नज़ीर माजी में है कि इतनी जल्दी फैसले रात 12 बजे तक अडयाला जेल में अदालत लगी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो शुरू से ही लग रहा था, ये जज साहब जिस तरह से केस चला रहे थे, आपको याद होगा कि 2 और इनके फैसले इसी केस में जो हुए थे वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, वो सेट असाइड हुए और उसके बाद फिर दोबारा से केस इनके पास भेजा गया। इनको बदला नहीं किया। एक उनकी प्ली ये भी थी कि जज बाइस्ड है, इनको बदला जाए, लेकिन वो प्ली नहीं हाई कोर्ट ने मानी। लेकिन बिल्कुल आप वजह फराएं, मैंने इस तरह से नहीं देखा, क्योंकि हम लोग कई दिनों से सुन रहे थे आपके चैनल के तफस्सुस से और मुख्तलिफ, वो ख़ासतौर पर वो नजम सेठी साहब तो अपनी चिड़िया की कह रहे थे कि जी हमें बात तो खबर है, मेरी चिड़िया ने मुझे बताया है कि इनको 8 फरवरी से पहले हर हाल में सज़ा होगी या होनी चाहिए। तो ये बातें तो गर्दिश कर रही थी। और जिस तरह से ये ट्रायल हुआ कि आप देखिए, पार्टी का हक होता है, फंडामेंटल राइट होता है उसको रिप्रेजेंट करना कानून के हिसाब से। ये हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें ये आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 की वायलेशन की बात की है कि आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ लिबर्टी की बात होती है और आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल की बात होती है। तो ये दोनों इस केस में नहीं रखे गए और आपने उनको अपने स्टेट काउंसिल, जो आप खुद फरमा रहे हैं कि किसी के जूनियर थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया, उनसे उनकी जरा करा ली। वो लोग मौजूद थे, आप उनके वकला नहीं आ रहे थे, आप उन पर कोई और तरीका इख्तियार करते, लेकिन जरा करा देना किसी अपने अपॉइंटेड वकीलों से और फिर इतनी जल्दी फैसला दे देना कि 340 की पूल के बयान, उनका क्या डिफेंस का राइट था, नहीं था। उन्होंने जो तोशा खाना के अंदर एक ग्राउंड, ये आपको याद होगा, ये था कि उनकी शहादतों को सुना ही नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी, जिस तरह से इस केस को लेके चला गया, मेरिट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझता हूँ मेरिट पे तो ये केस ही नहीं है, लेकिन आज एक बात साबित हो गई। आपको याद होगा जब साइफर की बात इमरान खान साहब ने की तो हर कोई कहता था कि ये झूठ बोलते हैं, साइफर कोई चीज़ ही नहीं है और ये इनका ढोंग है, ये अपनी हुकूमत को बचाना चाह रहे हैं। आज एक तरह से एक बात तो साबित हुई कि साइफर था और साइफर में उनको सज़ा हो गई। कम से कम आज वो सच्चे तो साबित हो गए कि एक साइफर था। अब हाँ, कि उन्होंने उसकी वायलेशन की नहीं की, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो देखना होगा कि अब जज की जब जजमेंट आएगी किस तरह से, किस ग्राउंड पर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये वायलेशन किया। लहराना उसके सफिशेंट होता है उसकी वायलेशन, मैंने और आपने तो नहीं देखा। और इस पर आपको याद होगा पूरी आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, फौज जो सब बैठे होते हैं, उन्होंने एक डिमार्च भी दिया था अमेरिका को कि जी ये किस तरह की आपने हमारी दिस अमाउंट टू इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये इतना सीरियस मामला था, आज वो साबित भी हो गया एक साइफर था, जिस पे कहा गया कोई साइफर था ही नहीं।
तो ये और आज मैं कहता हूँ जो जुडिशल हिस्ट्री में हमारी, मैंने इतनी जल्दी एक साबिक वज़ीर आज़म को जल्दी देने की सज़ा, और मैं आपको बताऊँ यहाँ तो कत्ल के मुजरिमों को भी बेल मिल जाती है सर। तो ये तो एक साइफर का केस है और 10 साल की बेशक सज़ा हो, ठीक है 7 साल से ज़्यादा है, और लेकिन पॉइंट इज़ दैट मैं समझता हूँ ये जजमेंट अगर इसको इनकी अपील करेंगे इनके मुकला तो ये हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए सर। अच्छा पाशा साहब ये बताएं, अभी आवाज़ ज़ुबैरी साहब कह रहे थे जब वो डिटेल जजमेंट आएंगी तो फिर पता चलेगा कि किस वजूहात पे उन्होंने दी है। वो तो पूरी वजूहात नहीं लिख सकते, वो तो आपको भी पता है इस वजह से सजा हुई है। डू यू थिंक कि वो डिटेल जजमेंट में लिख देंगे? बैकग्राउंड बात कर रहा था, कानूनी चीज़ें कह रहा था सर। जी पाशा साहब देखिए भट्टी साहब, डिटेल जजमेंट जब आएगी तो फिर ही हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कानूनी तौर पे है जिस पे मैं बिल्कुल ये बात करने के लिए हक़ बजानब हूँ कि जब वो जजमेंट आएगी तो जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात हो रही है वो जजमेंट में से ही एरर निकालना पड़ेगा वकला को। मैं बात कर रहा हूँ फिक्सेशन की हद तक, क्या अपील फ़िक्स होगी? आप देखिए 4 से 5 माह हो गए हैं आई थिंक तोशाखाना वाली केस की अपील में, वो अभी तक फ़िक्स नहीं हुई। तो इसके मुतल्लक आप क्या कहेंगे कि क्या ये साल से पहले फ़िक्स होना आपको नज़र आ रही है? हाँ, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है वो किसी वक्त भी फ़ाइल की जा सकती है, लेकिन उसमें जो एक प्रॉब्लम होती है कि आप एविडेंस को डिस्कस नहीं कर सकते, आप सिर्फ वो देखते हैं कि जो जजमेंट में एरर है, जो तजादात हैं, जजमेंट से ही आपको निकालना पड़ेगा। तो वो जब सामने आएगी तो फिर ही पता चलेगा कि क्या उनके वकला जो हैं उस जजमेंट में से कोई चीज़ ऐसी निकाल पाएंगे जो कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की ग्राउंड बनती है। और अमूमन कत्ल के केसेस में भी ये देखा है कि जजमेंट में अगर कोई चीज़ सामने आ गई है कि कोई एरर आ गया, कोई तजाद आ गया, कोई ऐसा लूप होल्स आ गए, तो फिर उसका बेनिफिट जो है वो लाजमी मुल्ज़म को जाता है। ये नहीं हो सकता कि वो इस तरह रहे। लेकिन चूँकि 10 साल प्रोहिबिटिव क्लास में फ़ॉल करता है सज़ा, तो उसके लिए फिर उसके पैरामीटर्स अलग हैं। वो बिल्कुल भी शॉर्ट सेंटेंस वाले पैरामीटर्स नहीं होते जिस तरह के तोशाखाना वाले में कंसिडर किए गए हैं। अच्छा ज़ुबैरी साहब, अभी एक बात जो इल्म में आई हमारी, हमें पाशा भाई ने बताई कि उसको जो फिक्स है करना है केस को, इसकी कोई लीगल बाउंड्स हैं कोई, या कोई मॉरल बाउंड्स हैं, क्या है? जो एक कॉन्विक्ट है जो भी हो, उसको जिस तरह मर्जी देर तक अदालत की डिस्क्रेशन है कि वो कब उसे फिक्स करे या ना करे, और करे ही ना। मैं फॉर द एजुकेशन ऑफ द पीपल पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए ख़ास तौर पे क्रिमिनल केसों में आदमी की लिबर्टी वो जेल में होता है, एक एक दिन उसका कीमती होता है इंसान की ज़िंदगी का। इनका जनरल जूरिस्प्रूडेंस तो ये है कि जो आपके फौजदारी केसेस होते हैं और ख़ासतौर पर जहाँ सज़ा हुई भी होती है इस तरह की, उनकी तो फ़ौरन सुनवाई होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी पे सुने जाते हैं। लेकिन पाशा साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली लगते नहीं, सही फरमा रहे हैं कि आप देखिए तोशाखाना केस था, वो आज तक वो मुझे नहीं पता वो फिक्स ही नहीं हुआ उसकी हेयरिंग के लिए। अब ये तो चीफ जस्टिस साहब का या उनका काम है जो वहाँ फिक्सेशन करता है, ये कमेटी जो भी हो, कि ये केसेस क्यों नहीं लगते। इनके वकला को चाहिए कि अपनी अर्जेंट एप्लीकेशन दें, उसमें क्या केस हमारा सुने, और क्रिमिनल बेंचेस होती हैं वो सुने केसों को, क्यों नहीं सुनती। पॉइंट इज़ दैट इस पे भी जाके वो ऑर्डर ले सकते हैं हायर कोर्ट से कि जी आप डायरेक्ट करें किसी कोर्ट को कि जी आप केस का जल्दी फैसला करें। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल केसेस को तो वैसे ही जल्दी प्रायोरिटी पे लगना चाहिए। यही हमारे जुडिशल पॉलिसी का हिस्सा है, यही हमारा जूरिस्प्रूडेंस है कि प्रायोरिटी पे सुने जाते हैं क्रिमिनल। और ये ख़ास तौर पे यहाँ जब इतनी सज़ा हुई भी है 10 साल की। जी अच्छा सर ये बताएं, नवाज शरीफ साहब गालिबन मुझे याद नहीं आ रहा, एक डिक्टेटर थे जिनका आर्मी चीफ का जहाज़ हाईजैक किया था, यहाँ उतरने नहीं दिया था, गालिबन मुशर्रफ साहब थे। हाँ यस सॉरी, ये फिर उसमें मियाँ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर एक रिटर्न एग्रीमेंट करके सऊदी अरब चले जाते हैं। सजा होती है सर पहले। हाँ सॉरी माफी चाहता हूँ, सजा हो जाती है, सिंध हाई कोर्ट से सजा होती है जी। तो सजा हो जाती है, वो मक्के मदीने में बैठते हैं, नहीं होता, लेकिन वो आते हैं वापस, वो टाइम बार्ड भी केस होता है, 8 साल टाइम बार्ड केस था, फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। अब भी 4 साल बाद आए, 50 रुपए का एफिडेविट दे के, क्या ये फैसले पर्सनैलिटी भी देखी जाती है कि फैक्ट्स देखे जाते हैं?
सर यहाँ तो हमारी अनफॉर्चुनेटली पर्सनैलिटी देखी जाती है। देखिए मैं तो बिल्कुल, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि जो अब हमारी अदालतों का हाल हो गया है और हमारी जिसको फेवर करना होता है उनके लिए, अब नवाज शरीफ साहब के साथ कम ज़्यादतियाँ हुई थी सर, आप देखें 17-18 के ज़माने में, और उनको भी तो सज़ा हो गई थी एमएन फील्ड में 10 साल की, उनको भी सज़ा दे दी गई थी। और देखिए वो सज़ा क्या सस्टेन हुई, नहीं हुई। अब उसमें सदाकत थी नहीं थी, क्योंकि उनको अब और जो चीज़ें मैटर करते हैं वो सही थे, तो कोर्ट्स ने उसके हिसाब से फैसला कर दिया। अब वो 8 साल की उनकी जो टाइम बार्ड अपील थी उसको सुन के उनके हक में उस वक्त फैसला हो गया था 2008 में जब वो तशरीफ़ लाए थे। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे सिस्टम की बात है। अब जुडिशरी पे मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके बाद के आप क्या जो आज हो रहा है और इस मुल्क में हो रहा है जो चीज़ें, उसके बाद अल्लाह ही हाफिज़ है सर। अच्छा हसन बादशाह साहब, एक आपसे सवाल, आप बड़े लबे लहजा मुस्कुराते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं, वैसे ये कितने माजी की नज़ीरें मिल जाएंगी कि 8 टाइम बाद साल केस हो और रिटर्न एग्रीमेंट करके गए हूँ तो आते सारी रिलीफ मिल जाए? ये कितनी मिसालें मिल जाएंगी? मैं इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, जिन्हें कंपेल करना चाह रहा हूँ माजी में। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भट्टी साहब, ऐसी नज़ीरें पहले नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, इन नज़ीरों को की बुनियाद पे कोई और केस भी फैसला नहीं होते। आप देख लें कि 8 साल या 10 साल टाइम बार्ड अपीलें कभी एंटरटेन ही नहीं होती, और व्हाट टू टॉक अबाउट डिसीजंस एंटरटेन ही नहीं होती। और आप इस नज़ीर को लेके किसी और केस में नहीं कर सकते। मसलन भुट्टो का केस जिस तरह है, वो नज़ीर मौजूद है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच था, उन्होंने फ़ैसला किया, लेकिन आज तक किसी अदालत में वो नज़ीर पेश नहीं की गई, ना किसी अदालत ने उसको डिलाई करके किसी को सज़ा दी है 109 में। तो पाकिस्तान ऐसी मुमलिकत खुदादाद है जिसमें मौजज़ात होते रहते हैं, और ये भी मौजज़ात से भरी एक दुनिया है जहाँ पे आप रजीम चेंज होने के साथ मामला ठीक हो जाते हैं, वही अदालतें रजीम चेंज होने के साथ चेंज हो जाती हैं। मसला सिर्फ इतना है कि क्या अदालतों को और अदालत की फ़ाइल्स को रजीम चेंज होने के बाद चेंज होना चाहिए? मेरा जवाब बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे ऐसा हो रहा है तो ऐसी नज़ीरें आपको मिलेंगी कि रजीम चेंज होने के साथ अदालतों का मिजाज भी चेंज हो गया, अदालतों के फ़ैसले भी चेंज हो गए। लेकिन क्या ये नज़ीरें जो हैं ये आप कहीं पे कोट कर सकते हैं? अच्छा पाशा साहब, गुजारिश ये है कि वुकला हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी, वुकला हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या आप भी अब माशाल्लाह पाकिस्तान बार में हैं, क्या आप कोशिश करेंगे कि इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कानून सबके लिए एक हो? चलो मादी में जो होता रहा हम उसको छोड़ देते हैं, आइंदा ऐसा ना हो कि रजीम चेंज के साथ ही फैसले भी चेंज होने शुरू हो जाए। क्या वुकला बरादरी इसमें कोई रोल अदा करेगी? ये बिल्कुल हमारी डिमांड रही है कि फेस वैल्यू देख के और अदालतों के फैसले नहीं होना चाहिए। मसलन आप देख लें कि एक इधर नैब कोर्ट थी, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत तक नहीं दी, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, और वही प्रोसिक्यूटर नैब के वो उनको सख्त से सख्त टाइम दे रहे थे। फिर क्या हुआ, इस कौम ने, आपने सब ने क्या देखा कि वो तशरीफ़ लाए, वही जज साहब, यानी जज भी चेंज नहीं हुए और वो रिलीफ भी दे रहे हैं, वही प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं वी हैव नो ऑब्जेक्शन। तो ये चीज़ें आपके सामने है, दुनिया देख रही है। हम अभी भी आला अदलिया से यही मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम फेस वैल्यू को नहीं देखना चाहिए, आप केसेस को देखें और इस चीज़ को एवेलुएट करें। इसी वजह से अदलिया हमारी वो जो है वो डाउन हो रही है, उसकी रेटिंग में 138 नंबर पे आ गई है। तो ऐसा क्यों है? ये जब ऐसा क्यों है कि जब क्वेश्चन आता है तो जवाबन इस किस्म की बहुत सारी मिसालें आ जाती हैं। कोई भट्टी साहब ऐसी मिसाल पेश कर देते हैं, कोई काजी सईद साहब को, अच्छा हसन पाशा साहब, आपकी अबू ज़ुबैरी साहब पेश कर देते हैं, और यही वजह बनती है। पाशा साहब आपकी कमो बेश मेरा ख्याल है 30-35 साल प्रैक्टिस होगी, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो इस तरह ना करो। तो कितनी दफ़ा आपने देखा रात 1-1:30 बजे
1-1:30 बजे तक रात में डयाला जेल में या किसी भी जेल में बाकायदा अदालत लगी रहे। कितनी मिसालें आप दे सकते हैं इसकी। मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ आजकल ऐसे गलती से। अच्छा एक फैसला तो हमने रात को देखा था 12:30-1 बजे होते हुए, हनीफ अब्बासी साहब वाला केस था, लेकिन वो जेल में नहीं था, वो कोर्ट में था, लेकिन वो भी इतना कॉर्डन ऑफ किया गया था, वो ऑलमोस्ट जेल ही थी। तो ये भी फैसले हमने देखा है, मैं उसको भी कंडेम हमने उस वक्त भी किया था कि ये ठीक नहीं है। और आज भी यही बात है कि जेल के अंदर आज दिन को फैसला सुनाया है, 342 की स्टेटमेंट आज दिन को लिखी गई है, लेकिन उसका सवालनामा रात को तैयार हुआ है, कल रात को, और कल ही लग रहा था कि आज ये फैसला हो जाएगा। अच्छा ये इसमें ज़ुबैरी साहब, ये अब जो इसमें को एक्यूज़ भी हैं, इसमें कोई ये जो आज फैसला है वो उनकी क्या डेस्टिनी है, वो भी सारे क्या, अभी तो खैर शॉर्ट जजमेंट ही हम देख रहे हैं, तो उनकी क्या फेट होगी? नहीं, इसमें को एक्यूज़ तो एक ही थे। आई थिंक वो जो मेरे ख्याल से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन दोनों को सज़ा हुई है। मुझे नहीं मालूम इसके अलावा भी कोई इसमें मुल्ज़िम है, मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात सर। सर आपकी उससे एक मैं आप लोगों के लिए एक शेर पेश करना चाहूँगा हबीब जालिब का, जो मुझे बहुत सुबह से याद आ रहा है जब से फैसला हुआ है, अगर आपकी इजाज़त हो। जी प्लीज़। ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पे जो हमको फैसला देंगे। बहरहाल ये महज एक शेरी हकीकत है, इसका रियल ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ज़रा डिस्क्लेमर भी दे दूं जी। अच्छा, अब तोशा खाना अब बता रहे हैं ये हसन रज़ा पाशा साहब कि वो अभी फिक्स ही नहीं हुआ, तो अब और बहुत से और ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह ये कहा जा रहा था जी कि 8 से पहले फैसला आ जाएगा और इल्म नजूम सही साबित हुआ, तो अब ये फरमाइएगा कि ये जो दीगर केसेस हैं अब उनकी कुछ चंदा ज़रूरत है या क्या सिलसिला है, और तोशा खाना आप कैसे देखते हैं ज़ुबैरी साहब? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अभी इनके और केसों में वो नैब के केस है, वो अल-कादिर ट्रस्ट है, फिर वो आई थिंक वो 190 मिलियन पाउंड का इशू है, और मुख्तलिफ केसों में भी इनको ये जल्दी से सज़ाएँ दिलवाएंगे सर। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाशा आप देखते ही रहेंगे हमारे मुल्क में, क्योंकि एक फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान या इन लोगों को हर तरह से बाहर रखना है सियासत से, और उनको अंजाम पे पहुँचे। जो हमारे लीडरों के साथ होता रहा, जैसे शहीद भुट्टो के साथ हुआ या मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, आसिफ ज़रदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ, और नवाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ लीडरों के साथ, उनकी किस्मत ये है कि जी वो पावर में तो आते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो होता है वो आप देख लीजिए, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से वो आना चाहते हैं पावर। अच्छा पाशा साहब, ये गुजारिश है कि जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि बानी तरीके इंसाफ पर तकरीबन 200 केस है, अगर फी केस भी 10-10 साल सुधाई जाए तो ये तो 50,000 साल हो जाएगी, तो इतनी देर तो शायद जिंदगी भी ना हो, फिर उसका क्या होगा? सारी 50,000 साल तक सजाएं पूरी उन्हें करनी पड़ेगी। नहीं भट्टी साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सज़ाएं होती हैं ये कंकरेंट होती हैं और ये बिल्कुल इकट्ठी चलती हैं। 382B का बेनिफिट दिया जाता है ताकि इकट्ठी सज़ाएं चलें, लिहाजा वो 50,000 साल नहीं होगी, आप परेशान ना हो। यानी गोया सज़ाओं में इत्तेहाद, तंजीम और वो जो यूनिटी है वो होती है, आप ये कहना फरमाना चाहिए। एक ये तो उम्र का तकाजा भी है, उम्र बिल्कुल कायम रहेगी। 71-72 साल है, 10 साल के लिए तो आप उनको 82 साल तक तो आपने अंदर कर दिया तो और बाकी शुक्र। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाशा साहब, तोशा खाना में भी मिलेगी? अगर तोशा खाना में भी क्या इमरान खान साहब को जल्द 8 फरवरी से पहले सजा हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या क्या फैसला तो यकीनन जज साहबान करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या है सजा उसमें तोशा खाना में? जो केस अब चल रहा है, एक तो केस का फैसला हो गया था ना जी अब क्या चल रहा है? एक केस का फैसला तो हो गया। ये कौन सा केस है? एक केस का फैसला तो हो गया है, एक केस गालबन नैब में भी है। नहीं सर, नैब में 2 अल-कादर यूनिवर्सिटी उसमें भी जा रहे हैं। नैब वाला जो है वो 190 मिलियन पाउंड वाला है जी, और एक तोशा खाना वाला मेरा ख्याल है नैब में भी चल रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ये लगता है। तो आप क्यों बात कर रहे हैं कि सजा होगी? बरी भी हो सकते हैं। नहीं, मैं
आपसे रहनुमाई ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सजा या मिनिमम क्या हो सकती है, ये तो आईनी माहिर ही बता सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो वैसे आईनी माहिर से पहले भी उनको पता होता है क्या सजा होनी है, वो बड़े समझदार। खैर ये वो- जी जी वो जी, पहले भी जिस तरह 3 साल हुई है 3 साल हो सकती है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब इन के सब कागज- केसेस में नैब- से ज़्यादा जो संगीन केस है वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला है। 190 मिलियन पाउंड, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक वन केस है। लास्ट क्वेश्चन, लेकिन पाशा साहब वो तो इनकी किटी में नहीं गए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो उसमें वायलेशन मैं तो नहीं समझ, यानी मुझे इल्म में नहीं है। हाँ, मैं तो- लेकिन वो देखे वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए थे, तो इन्होंने अपने ख़जाने में जमा करने के बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए, ये कहकर कि ये मलक रियाज की तरफ से वो जो $400 4,000 पाउंड की वो थी किस में, उसमें वो शामिल किए उन्होंने। हाँ, वो मुझे तो हिसाब किताब ही नहीं आता काजी साहब, आपको पता है शुरू से मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ। और वैसे भी ये हमारी जितनी तनख्वाहें और आमदनी है, वैसे ही हमारी गिनती जो है वो 40-50 हज़ार पे ख़त्म हो जाती है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी, और जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून हमारे साथ थे। हमने इस पे बात की और चीज़ों की वजाहत भी शायद हुई होगी। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ज़रा मैशत की और नए आने वाले नोटों की। वो नोट क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रर्स पर कोई हाथ पड़ने वाला है, या फिर भी वो दे विल गो स्कॉट फ्री। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पटी साहब, आप भी माशाल्लाह एक अरसे से सहाफ़त में हैं, कभी पता नहीं चलता, यूं लगता है कि तलवारें निकल आती हैं, पेट फाड़ देंगे, बर्बाद करके रख देंगे, घसीटेंगे सड़कों पर, फिर गुडी गुडी हो जाते हैं और फिर उधर चले जाते हैं। आप कहते हैं जी नामुमकिन हो गया हमारा इकट्ठा होना। कब यकीन करें इनका, जब ये लड़ रहे होते हैं या जब ये शीरो शक्र होते हैं? अच्छा, अब ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं नून लीग के साथ मिलकर चलना अब नामुमकिन हो गया है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, फैसला तो इन्होंने करना है, इन्होंने मिलकर हुकूमत बनानी है। काजी साहब मौजूदा सूरत हाल में तरीके इंसाफ ले बैठी है। आज़ाद कैंडिडेट के बारे में खुद बिलावल साहब 100 दफ़ा कह चुके हैं कि हम इनके साथ मिलकर बनाएंगे। दूसरा, हम कह रहे हैं नहीं बनाएंगे। खुद मोहतरम आसफ अली जरदारी ने फरमाया था, एक शख्स का नाम लेके, ये धरती के नसूर हैं, इनका साथ दिया तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसके बाद फिर 16 महीने हुकूमत की, दोनों ने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए, वो रिफॉर्म जो की ख़त्म की, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग थी गालबन, अगर 2022 9 अप्रैल को जो बनी है। उसके बाद मरियम साहिबा खुद मोहतरम बेनज़ीर भट्टो के मज़ार पर गई। आज शहबाज शरीफ ने कहा पटा डाल के घसीटेंगे। तो लिहाजा अब दोनों के पास इतनी स्टीड पावर नहीं रही बादी उल नज़र में बज़ाहिर कि ये अकेले इतनी सीटें ले सके कि 60 का हिस्सा भी क्रॉस। अच्छा बटी साहब, मैंने एक चीज़ और आपको दिखानी है यार, पहले ही हम क्या, अच्छा काई साहब सुनो, एक सवाल ये देखें प्लीज, ये पैसे फेंके जा रहे हैं एक जगह से। बटी साहब, कोई हमारी इज्जत भी है या नहीं है? नहीं काई साहब, ये ऐसे पॉलिटिकल जलसे होते हैं। आजकल जलसे ये है, मेरा नोट दिखा, मैंने नोट दिखा, मेरा मूड बने, आता कोई है नहीं, कीमे वाले नाम से अब बातें नहीं बनती। नहीं मतलब बयानी पे नहीं बनती। तौहीन नहीं समझते आप आवाम की? हमें राइट्स दें यार। नहीं सर, ये लीडर आते ही आवाम की तौहीन के लिए। जो बंदा इलेक्शन जो हो रहे हैं, डू यू थिंक ये जितने बिरयानी के पैकेट फेंके जा रहे हैं? काजी साहब, जिस मुल्क में रूल ऑफ ना हो, जिस मुल्क में एक सियासी जमात को दीवार से लगा दिया जाए और दूसरों को सहूलतकारी की जाए, जिसमें 5 साल बाद जो एक आम शहरी को वोट का हक मिलता है, वो भी आप उसकी तजलील कर लें, छीन लें, तो फिर उस मुल्क में इसी तरह नोट फेंके, गुर्बत का मजाक उड़ाओगे। जी हमारा ये जी जमहूरियत को फलां ने रोक दिया, वो एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेता, मुझे आज एक पॉलिटिकल वर्कर मिला, तो उन्होंने कहा जी कि एक पार्टी में, पार्टी का नाम भी नहीं लेता, उनकी एक वर्कर ने आके बताया मीटिंग में, और उसकी शायद वीडियो भी ऑडियो भी आउट हुई, उसने कहा जिस जगह जाते हैं लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो फिर उनके बड़े ने कहा कि उनको कहें कि आपके जो मसाइल हैं हम अभी हल करते हैं, मतलब समझे जो। काजी साहब
मोहतरम शहबाज शरीफ कालमन कसूर से लड़ रहे हैं। एक वो जो इलेक्शन के दिनों में नहीं चलाई जाती स्कीम वहाँ चल रही है तरक्याती स्कीम। कादी साहब जब तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे, इंसाफ नहीं लाएंगे, मुल्क में ना इस्तेकाम आएगा, ना सियासी इस्तेकाम, ना माशी इस्तेकाम। मैं चाहूँगा कि आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल न करें कि किस ओकेजन पे इस तरह से नोट उछाले जाते हैं। कादी साहब फिर आपने गरीब मुल्क को फुटबॉल बनाया हुआ, आम शहरी के पास बिजली का बिल देने का पैसा नहीं, गैस का बिल देने का पैसा नहीं, रोटी खाने का पैसा नहीं। इलेक्शन कमीशन से हमारी रिक्वेस्ट है, आप पे हम वो तनकीद नहीं करते जो पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पॉलिटिकल डिवाइड का हिस्सा नहीं है, हम साफ ही हैं। वी ओनली होल्ड अप अ मिरर। इसका नोटिस तो ले। एक चैनल और भट्टी साहब ये एक चैनल पे खबर की सूरत में भी चल चुका है ये जो फुटेज है। तो इस तरीके से जो एक वल्गर शो ऑफ वेल्थ है, एक तरफ पॉवर्टी और एक तरफ ये पूरी वैसे एक सोसाइटी की शक्ल तो पता चलती है ना कि ऊपर कितना नोट है और नीचे कितनी महरूमी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी जो जमहूरियत मौजूदा है ना वो इन्हीं कारनामों की वजह से है, आवाम की राय की वजह से नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इख्तलाफ करता हूँ आपकी बातों से। आपने आवाम से उसके वोट का हक छीन लिया। आप चंद सरमायादार ख़ानदानों को सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कुछ अरसे बाद दे देते हैं, तो फिर नताइज ऐसे ही आएंगे कि लोग बिरयानी की प्लेट पे कीमे पे बेचारे तजलील करवाते रहेंगे इन जालिमों से। बट्टी साहब नीचे 3 दर्जन से ज्यादा बंदे कोई नहीं थे यहाँ। ये कादी साहब बंदे होते तो फिर नोट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ वोट ले या नोट दे। अब ये नोट देने पे आ गए, वोट पे यकीन नहीं रखते। अगर वोट पे होता तो वोटर की कदर होती, वोटर के किए हुए वादे पूरे किए जाते। 4 दफा इक़्तिदार में रह के आप कह रहे हैं जी मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। और भाई पहले कितनी दफा 1 यूनिट फ्री किया पूरी जिंदगी में? महंगी की है तो जब भी किया। IPP किसने लगाया? मैंने लगाया, आपने लगाया। तो लिहाजा कादी साहब इनकी गुफ्तगू पे ना जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ बादिउल नज़र में अगली हुकूमत ये दोनों बड़ी सियासी जमातें मिल के बनाएंगी बाशमूल तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों। ब्रेक बट्टी साहब ब्रेक पे जाना है। हमें भीख नहीं, हमें राइट्स चाहिए और उस पार्टी का हमें इंतज़ार है जो हमारे राइट्स की बात करके नाम लेके इलेक्शन में आए। हमें जो है वो ये ना बताए कि हमने पेरिस बनाना है यार, हमें इंसाफ दें। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर हैं टैक्स अमूर के, दानिश्वर बेशुमार हवाले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। एक तो जरा अभी इसमें ये जो स्टेट बैंक ने नए नोट जो हैं, एक मोदी ने किया था वो तो उस पर बड़ा एक क्रिटिसिज्म आया था, लोग मर भी गए कई बेचारे लाइनों में खड़े हुए। तो ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या ब्लैक मनी पर कोई जद पड़ेगी इससे? हाँ जी, वो डीमोनेटाइजेशन जो की थी वो तो वापसी करने के बाद नए नोट इशू होने थे। स्टेट बैंक तो इसमें कोई फर्दर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स डालना चाह रहा है, मगर अभी कोई डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी नहीं है। ये अब पूरी दुनिया में हो रहा है कि जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे उसके अंदर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं आदमी को जिसके पास वो नोट होता है, जितनी दफ़ा वो हैंड एक्सचेंज करता है उसमें एक स्ट्रिप डाल देते हैं जिससे कि उसकी मूवमेंट को भी अब देखा जा सकता है। मगर वो मोदी वाली बात डिफरेंट थी, उसमें तो ये हुआ था कि उसका नाम था डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन नाज़रीन को समझाने के लिए अर्ज करूँ, वो ये होता है बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में ब्लैक हो, यानी कि उसका कोई पता ना हो कहाँ से जनरेट हो गई है। क्योंकि जाहिर है नोट तो प्रिंट हुकूमत ही करती है, मगर बेदरेक करती जाती है, फिर उसका ट्रैक नहीं रहता कि इसमें कौन सा टैक्सेबल जो है वो हाथों में और कौन सा उन। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि आप जो नोट जिसके पास होंगे वो बंदा ट्रैक हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, इसमें ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं कि उसकी मूवमेंट का पता चल जाता है कि वो कितने हैंड एक्सचेंज करता है, कहाँ से कहाँ गया। तो ये फीचर्स जो हैं ये डॉक्टर साहब ये अब ये जो पाकिस्तान में करने लगे हैं, क्या ये कोई टाइम फ्रेम देंगे 6 महीने 10 महीने साल, या फौरी तौर पे कर सकते हैं कि जी कल से ये नोट बंद हो गया है, कि इसका टाइम फ्रेम दे दिया जाता है? अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा कोई व्हाट्सएप प्रोग्राम नहीं बना। सिर्फ वो जो इंटरनेशनल इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि जो नए नोट प्रिंट किए जाए उसमें नए सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं वो डाले जाए,
वो तो फिर हुकूमत की पॉलिसी होती है जिसको आप फरमा रहे हैं, वो उसे डीमोनेटाइजेशन कहते हैं कि जो लोगों के पास बड़े नोट हैं वो उनको कहा जाता है कि आप तब्दील कर लें लाकर, और एक ख़ास फिर जो उसका तरीक़ाकार होता है कि टाइम भी दिया जाता है, मगर वो फिर आपको ज़ाहिर है कि कोई वही बंदा जमा करवा सकता है जिसको उसका साथ वो CNIC भी लेंगे, तो फिर वो पता चल जाता है कि इसके पास इतना पैसा कैसे पड़ा हुआ था जो कभी अकाउंट फार नहीं हुआ। तो वो इस लिहाज से, लेकिन ऐसी कोई स्कीम अभी पाकिस्तान में मैंने सुनी नहीं, चूँकि खबर सिर्फ आपने देखा होगा स्टेट बैंक की तरफ से है, तो वो तो नए सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं वो डालने की बात हो रही है, लेकिन अभी कोई भी ऐसी डीमोनेटाइजेशन की स्कीम पाकिस्तान में ना ज़ेरे गौर है, ना इस पर कोई बात हुई है किसी फोरम पर भी। गोया आप कह रहे हैं कि ब्लैक मनी को कोई खतरा नहीं है, मगर डॉक्टर साहब दूसरा सवाल FBR का जो रिफॉर्म आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी और IMF ये कह रहे हैं, ये क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं? देखिए, वो ये वर्ल्ड बैंक और IMF इस दफ़ा नहीं कह रही काई साहब, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये जो हमारी काउंसिल नहीं बनी है, जिसको आपको पता है स्पेशल इनिशिएटिव और फैसिलिटेशन काउंसिल बनी थी, और इसका लॉ जो था ये 3 अगस्त को प्रेसिडेंट ने पास किया था, यानी कि PDM हुकूमत ने जाते जाते एक लॉ पास किया जिसके तहत एक नई काउंसिल बनाएगी, जिसमें आपको पता है कि सिविल और आर्मी दोनों बैठते हैं। उस काउंसिल ने 3 जनवरी को ये कहा कि हम जब इन्वेस्टमेंट की लोगों से बात करते हैं, अब जो आपको पता है वो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों को पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रही है ये काउंसिल, तो लोगों ने शिकायत की है कि FBR जो है ये बहुत तंग करता है हमें, बहुत से नोटिस आते हैं, बहुत सी जो उसमें, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स आई थी जो हमारी निगरान वजीर खजाना मोहतरमा है, उन्होंने जो टास्क फोर्स बनाई, उन्होंने बजाय इसके कि कोई लॉज के अंदर कोई ऐसी चीज़ें फराहम करते हैं कि FBR रेगुलेट हो जाता है, ज़ाहिर है वो कोई कानूनी पावर से ही का अब्यूज़ तो करते हैं, उन्होंने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना शुरू कर दी। उसका पर्पज़ ये था कि कस्टम को अलहदा कर दिया जाए, पॉलिसी बोर्ड अलहदा बना दिए जाए और उसके ऊपर ओवरसाइट बोर्ड। तो वो एक नई उन्होंने सोचा तरीका अच्छा है कि इस तरीके से और 22 की सीटें मिल जाएंगी, 21 की मिल जाएंगी, आपकी और मेरे जेबों के ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। ये कोई पॉजिटिव बात नहीं थी, और ये ऐसे ही मामला जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF के जिम्मे लगाया जा रहा है। IMF का तो ये कहना है कि आप पाकिस्तान में एक नेशनल टैक्स एजेंसी बनाएं जो सारे मामला देखें, और वहीं से जो सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट्स हैं वो भी वहीं से की जाए, जैसे सारी दुनिया में होता है। हमने शौक है हमें बहुत से महकमे बनाने का, नई गाड़ियाँ लेने का, नए नए ओहदे क्रिएट करने का, क्योंकि हम चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी का साइज और बढ़े। तो अभी जो प्रपोजल चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ कोई रिफॉर्म्स नहीं है, कोई इसमें पॉलिसी का अमल दखल नहीं है, कोई उनकी बेहतरी की ख्वाहिश नहीं है, कोई टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन नहीं है, बल्कि उल्टा उनको और पावरफुल बनाने की बात है। जी बड़ी साहब, ये कहा जा रहा है जो IMF कह रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी उसमें कोई रुकावट डाल रही है, वो नहीं चाहते कि IMF के मुताबिक और साफ शफाफ हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो जो बीच में टैक्स चोरी की रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपके ख्याल में क्या हुकूमत कामयाब हो पाएगी कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों पे लगाया जाए? नहीं भट्ट साहब, उनका भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। IMF ने तो मैं अर्ज किया जो कहा था वो तो हमारे ऑफिसर्स मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर तो ये सारे ऑफिसर्स जो इनका धंधा रोज का वो बंद हो जाएगा। वो अपने ऊपर तो कोई रिफॉर्म नाफिज नहीं करना चाहते हैं। वो तो अच्छी बात है कि अगर एक एजेंसी बन जाए, वो बहुत उसमें थोड़े लोग हों, ऑटोमेशन हो, और इसी बात के इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन भी पाकिस्तान के ऊपर आपने देखा कि पहले 100 मिलियन का लोन आया, फिर 400 का, फिर 300 का। तो बिला वजह जो FBR के अफसर हैं वो हमें मकरूज भी कर रहे हैं और किसी तरीके से रिफॉर्म नहीं होना चाहते। मुझसे आज कोई पूछे कि FBR को रिफॉर्म करें बैंकों का, इस पर पैसा ज़ाया ना करें, इसको डिसमेंटल करके नई एजेंसी बनाएं। और यही सबका कहना है जो लोग अब काफ़ी दिनों से जो 2001 से रिफॉर्म्स की बातें सुन रहे हैं। आप बिल ने बिल्कुल सही फरमाया, ये किसी तरीके से भी नहीं चाहते। ऑफिसर्स ने इसके खिलाफ बहुत एहतजाज किया है। वो कह रहे हैं कि जी हम तो इस हद तक भी नहीं चाहते कि कस्टम जो है वो अलहदा हो जाए, क्योंकि बहुत सा जो टैक्स कस्टम वाले इकट्ठा करके देते हैं उसी में तो अंडर इनवॉइसिंग होती है, उसी में सारी गेम होती है। तो हर कोई कंट्रोल चाहता है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल आपके तजर्बे से, आप माशाल्लाह एक अरसा दराज से हैं, ब्यूरोक्रेसी की मिली भुगत से सालाना अंदाजन कितना टैक्स चोरी कर लिया जाता है, जितना आपका असेसमेंट है आपकी? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर इस वक्त वो 7,000 उन्होंने अरब इकट्ठा किया है तो इतना ही तकरीबन पाकिस्तान में चोरी भी होता है। देखिए, कोई टैक्स भी
जो काबिल वसूल है और वसूल नहीं किया जाता, तो उसमें कभी भी ये ख्याल ना किया जाए कि कोई भत्ता नहीं ले रहा है। वो डेफिनेटली जो नीचे का अमला होता है उन्हें पता होता है, वो जाकर बात करते हैं और हिस्सा ऊपर तक जाता है। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा है। मैं अर्ज करूं कि अगर ये करप्शन ख़त्म हो जाए इन महकमों में से, तो हम इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि हमें किसी किस्म के लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत दफ़ा मैंने कैलकुलेशन भी करके दी है, इसका हिसाब भी बना के दिया है। हम दरअसल 20 ट्रिलियन इकट्ठा कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और अभी हम सिर्फ 7 और कोई सूबे का इकट्ठा करके 500-600 बिलियन खुश हो जाते हैं। तो असल मसला ये है कि हर एक की जेब में पैसा जा रहा है, मगर सरकार की जेब में पैसा नहीं जा रहा। 20 ट्रिलियन आप कह रहे हैं कि ये गोया इससे भी 3 गुना, यानी जो हम ले रहे हैं ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर, और फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो हम बेगिंग बोल लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत वक्त की दीवार आपने बड़ी अहम हमें एनलाइटन किया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। अल्लाह करे कि इधर भी हमारी कोई नज़र हो कि हम 20,000 यानी जो है 3 गुना ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं, ताकि ये बेगिंग बोल तो तोड़ दें, ये जो हमें भिखारी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।